नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एम्स सर्वर हैकिंग मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। चीन से एम्स का सर्वर हैक किया गया था। इस केस से जुड़ी एफआईआर से ये जानकारी मिल रही है कि 100 में से 5 सर्वर को चीनी हैकर्स ने हैक किया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी डेटा अभी तक सुरक्षित है। तो दिल्ली के एम्स सर्वर हैकिंग में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा ये एफआईआर से हुआ है। चीन से जुड़े साइबर अटैक के ये तार सर्वर हैक होने से काफी परेशानी आ रही थी। मरीजों का उपचार सही से नहीं हो पा रहा था, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहे थे। और अब यह खुलासा हुआ है एफआईआर से कि चीनी हैकर्स ने 100 में से 5 सर्वर्स को हैक किया था। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी न्यूज रूम से इस समय ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अभिषेक, समझ में नहीं आता ये चीन चाहता क्या है? भारत जिस तेजी के साथ विकास के साथ आगे बढ़ रहा है, बॉर्डर पर रोड्स बना रहा है और कोई रास्ता नहीं मिला तो अस्पताल का सर्वर ही हैक कर लिया सिर्फ और सिर्फ डेटा के लिए। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल शोभना, और ये एक तरह से आप समझ सकती हैं कि पैनिक फैलाने की इसके पीछे एक साजिश हो सकती है। हाँ, जानकारी ये है कि कुल देखिए 100 वहाँ पर सर्वर हैं, जिसमें कि 60 जो हैं वो हैं वर्चुअल और 40 जो फिजिकल सर्वर हैं। इन 40 में से जो 5 सर्वर हैं उसके अंदर ये इन्फिल्ट्रेशन हुआ था और उसी को उसका जो पूरा डेटा था उसको रिट्रीव कर लिया गया है। उन 5 जो सर्वर का डेटा है, ई हॉस्पिटल डेटा, उसको भी रिट्रीव कर लिया गया है। लेकिन अभी शोभना नेटवर्क को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोई भी अंदेशा ना रह जाए। और जो एक बड़ी बात जानकारी में आपको अहम ये भी दे दूं कि जो कर्मचारी उसमें लगे हुए थे नेटवर्क सिक्योरिटी में, उनमें से कुछ को सस्पेंड भी किया गया है। इस मामले की जांच चल रही है और बाकायदा स्पेशल सेल और सीएफएसएल दोनों की टीमें लगी हुई हैं इस मामले से जुड़ी हुई और तफ्तीश जारी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डेटा फिर से रिस्टोर हो गया है। हालांकि अभी सेवाएं मैनुअल मोड पर हैं, लेकिन जल्दी ही वो पहले की तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आप नजर बना के रखिए। जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। और अब अगली खबर चीन से जुड़ा अपडेट, जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प हुई थी, उसको लेकर। भारत की हुंकार, ड्रैगन को बड़ी मार। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, चीन के खिलाफ दुनिया भारत के साथ। And we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners, and we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. तवांग पर तकरार, सरकार पर विपक्ष का वार। पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। के बाद गलवान, लेप्सान, तवांग, एक ही जगह में वो लोग एलएसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी सरकार क्या सोचती है इसके बारे में? ये वक्त आ गया है कि देश की जनता को जरा समझाएं। तो क्या चाहते हैं कि सेना बताए कि क्या रणनीति हुआ है, जिस पर बहस हो कि रणनीति क्या क्या हो। ये लोग मोदी को गाली देते देते देश को गाली देना शुरू करते हैं। स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन हमेशा नहीं होता ऐसे विषयों पर। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय हैं, इन पे क्लैरिफिकेशन में कोई कुछ भी बात कहे इसका मतलब नहीं होता है। ड्रैगन के खिलाफ होगा सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास। भारत की उड़ान, चीन होगा परेशान। तो तवांग में झड़प के बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल है, आप जानते ही हैं। हालांकि फिलहाल विवाद की कोई नई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, आ रही हैं, चीन घिरता हुआ नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी शांति की अपील की है, तो वहीं अमेरिका ने चीन को चेताया है। भारत के सख्त रवैये के बाद चीन बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन देश में राजनीति गर्म है, विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। तो सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी, मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे रिपोर्टर नीरज राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल विशंबर दयाल जी भी हैं, मेजर जनरल एजी जैनी है, मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी नीरज राजपूत का। नीरज, अभी तक अपडेट ये मिल रहा है कि कोई भी ऐसी नया विवाद नहीं आया है संज्ञान में,
क्या माना जाए, स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश दोनों ही तरफ से की जा रही है, चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी? हाँ बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो ये यांगसे में जो घटना हुई है, झड़प हुई है 9 दिसंबर की, इसको लेकर तो शांति लगभग हो गई है, डिसएंगेजमेंट हो चुका है। जो चीनी सैनिक है वो पीछे जा चुके हैं। नीरज से संपर्क हमारा टूट गया है, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। मैं अब रुख करना चाहूंगी मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब का। दयाल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए अब चौतरफा दबाव जो है वो चीन के ऊपर पड़ रहा है। अमेरिका ने भी निंदा की है, संयुक्त राष्ट्र भी कह रहा है कि शांति बनाकर रखे, कोई ताज़ा मामला भी सामने नहीं आया है। लेकिन अगर हम इसको एक बड़ी पिक्चर के रूप में समझना चाहें तो कैसे समझें? देखिए, बड़ी पिक्चर बहुत स्पष्ट है और बड़ी पिक्चर ये है कि चाइना पिछले 3-4 साल से इस किस्म की हरकतें कर रहा है और वो करता रहता है और कर रहा है, और इसी तरह से वो पीछे हट जाता है क्योंकि उसको यूएन का प्रेशर या किसी भारी शक्ति का ऐसा प्रेशर नहीं है। उसके ऊपर एक्चुअल प्रेशर ये है कि ग्राउंड पे फोर्सेस जो है वो प्रिपेयर्ड है, ग्राउंड पे जो हमारे ट्रूप्स हैं वो रिएक्ट करते हैं और वो एक्शन जब लेते हैं तो वो उसको खदेड़ भेजते हैं, फिर उसके बाद उसके पास कुछ कार्रवाई करने की नहीं होती। लेकिन वो उसकी एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत एक वो अपना नैरेटिव बिल्ड करता रहता है, एक वो अपना रुख दिखाता रहता है, पहलू दिखा रहता है। ये उसकी मेन स्ट्रैटेजी है कि भारत को किसी ना किसी तरह डिस्टर्ब रखा जाए, ये माहौल बना के रखा जाए, एलएसी पर कोई सेटलमेंट नहीं होने दे, बॉर्डर की सेटलमेंट में उसका कोई दिलचस्प नहीं है, एंगेज करके रखना चाहता है आपको, वो हायर टर्म से एंगेज करके रखना चाहता है। तो बड़ी पिक्चर तो ये है कि उसने जो करना था कर दिया, अब वो फिर चुपचाप बैठ जाएगा, 3-4-6 महीने बाद फिर कुछ करेगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें भी एक बड़ी पिक्चर बनानी पड़ेगी, जो बड़ी पिक्चर होगी जिसके तहत एक कंप्लीट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसके तहत चाइना को डील करना पड़ेगा। ठीक है, मेजर जनरल के से आपका रुख करना चाहूंगी। आपने विशंबर दयाल जी को सुना कि एक बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ अब भारत को आगे आना होगा। ऐसा लग रहा है कि चीन अभी भी 1962 वाला ही भारत समझ रहा है, जहां मन आता है वहां पर बॉर्डर पर इस तरीके का विवाद खड़ा कर देता है। क्या आप सहमत हैं दयाल साहब से? नहीं, दयाल साहब सही बता रहे हैं। देखिए, उनका आकलन में कहीं वह ऐसी नहीं है। देखिए, जमीन के ऊपर में जो चीज है कि चीन भारत को एक केवल कॉम्पिटिटर नहीं मानता, वो ये मानता है कि भारत पूरे जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जो है इंडो पैसिफिक के अंदर में, वो तो विश्व के अंदर नहीं मानता, केवल इंडो पैसिफिक में, एशिया में यदि मानता है कि वो ये भी नहीं मानता कि आप दूसरे नंबर पे रहें। वो ये मानता है कि उनके बर्जस्व में भारत रहे, ये उनकी स्ट्रेटजी है और उसके तहत वो काम कर रहे हैं। वो मल्टीपोलैरिटी की, तो यूनिपोलैरिटी की बात करते हैं। देखिए, बड़े पिक्चर की यदि आप बात करेंगी तो यांगसे की घटना है तो ये घट रही है पूरे 3488 किलोमीटर के ऊपर में। आप 3-4 सालों से तो सुन रहे हैं, 2017 से ही सुन रहे हैं। मगर जो बड़ी बात है कि जो चाइना ने अपने चीज को बहुत आगे ले गया है। देखिए, इसको हल्के में हम लेंगे कि इंसिडेंट है, यांगसे में हो गया। यांगसे में हम खड़े हैं, 1 इंच जमीन नहीं जाएगी, और यदि चीन को कोई रोकेगा, उसके जो एक विस्तारवाद नीति है, जो इसकी हेजेमोनिक डिजाइन है, तो वो भारत रोक सकता है। और हम फ्रंटलाइन स्टेट होकर नहीं होंगे कि हमें यूएन ने चढ़ा दिया या हमें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका चाहता है कि हम करें। हम अपने तरीके से कर रहे हैं और हम सक्षम हैं। जो बड़ी चीज देखिए, समझिए, शी जिनपिंग 2021 में इसी इलाके के अपोजिट में 30 साल बाद कोई प्रेसिडेंट आया था, शी जिनपिंग आए थे, और गलवान के बाद आए थे वो। निंची मिल्किंग जो एयरपोर्ट है, जो फॉरवर्ड एयरपोर्ट है, उसमें वो आए थे वहां, और उसके बाद 2 दिन के अंदर में जब उन्होंने किया, और उसके बाद उन्होंने 2 चीज और, बॉर्डर लॉ लेकर आए इसी इलाके के लिए, 15 नाम चेंज कर दिए, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं हमारा है। ठीक है, तो वो एक प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है, वो उनकी सोची समझी एक रणनीति का बड़ा हिस्सा है, ठीक है, जिसको आप देख रहे हैं इंडो पैसिफिक में भी हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मेजर जनरल, मैं आऊंगी आपके पास, दूसरे मेहमान भी है मेरे साथ, मेजर जनरल एजी जैनी साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए, रिटायर्ड मेजर जनरल। जैनी साहब, जिस तरीके से चीन ने इस घटना को अंजाम दिया और देता रहा है, आपने सुना ही के सिन्हा साहब को, आप भी भलीभांति जानते हैं, एक तरफा मतलब जिसे कहा जाए कि चीन के खिलाफ
वो अलग थलग पड़ गया है। पूरी दुनिया की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं है। इसको आप किस रणनीति के रूप में देख रहे हैं? क्या चीन ने ये मान लिया है कि वो एक सुपर पावर है और वो किसी की नहीं सुनेगा? जैसे अमेरिका अपनी मनमानी करता है वैसे चीन भी करेगा? देखिए, एक तो हमको चीन की ओवरऑल स्ट्रैटेजी और उनका ग्रैंड डिजाइन समझना पड़ेगा। ये हमें समझ में तो आता है, लेकिन वो जो उसके ऊपर में हम अमल कैसे कर रहे हैं वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। मुझे थोड़ा सा 30-40 सेकंड दीजिए। चीन की मेन स्ट्रैटेजी है सलामी स्लाइसिंग, धीरे धीरे 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, इधर ले लेना, उधर नोच लेना, उधर काट लेना, उधर छीन लेना। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि 1962 ऑनवर्ड से लेकर अभी तक 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये छोटी बात नहीं है, इसको समझिए। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर आज के दिन हमारी जमीन चाइना के कब्जे में है। तो ये कह देना कि 1 इंच जमीन में ना कोई आया है ना कोई है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं एज ए डिफेंस एनालिस्ट। ये चीन की एक स्ट्रैटेजी रही है। और दूसरी बात कि जब उन्होंने देखा कि लद्दाख में अब दाल नहीं गल रही है, 50,000 का हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया है, मार खा चुके हैं, वहां पर अब नहीं बढ़ पा रहे, तो इन्होंने तो 6 महीने पहले ही अरुणाचल प्रदेश के बारे में बातचीतें करनी शुरू कर दी थी। वहां पे गांव बसाने शुरू कर दिए थे, करना शुरू कर दिया था, हमारे लोगों का आना जाना मना कर दिया था, हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो विदेश के जो बड़े नेता आते हैं उनको मना कर दिया था कि ये वहां नहीं जा सकते क्योंकि ये साउथ चाइना है, हमारा तिब्बत का इलाका है, हमारा इलाका है। ये दूसरी बात। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो आज कांगसे में हुआ है और जो ढोला में हुआ है, वो मैं वहां सर्व कर चुका हूँ, एज ए यंग ऑफिसर भी सर्व कर चुका हूँ, एज ए जनरल ऑफिसर भी सर्व कर चुका हूँ। 1-1 इंच जमीन को मैं भली भांति जानता हूँ। मेरा झगड़ा देखिए किस बात पर है कि 1 सेकंड 2 सेकंड और दीजिए। मेरा झगड़ा इस बात पर है, और ये समझने की बात है, ये बड़ी सटीक बात है कि हम हमेशा जब चाइना इंकर्जन करता है हम बोलते पर्सनल डिफरेंस, जब वो इल्यूजन करता है हम बोलते हैं परसेप्शनल डिफरेंस, जब वो इंकर्जन करता है हम बोलते हैं परसेप्शनल डिफरेंस। इंकर्जन, इंट्रूजन, इंग्रेशन, मेरे लैंग्वेज में ये अग्रेशन है। अग्रेशन हमारी जमीन पर, जमीन पर हमला है। तो क्या करें? इस तरीके का एग्रेशन दिखाना ही क्या एकमात्र विकल्प है? जैनी साहब, आप कह रहे हैं कि ये चीन का एग्रेशन है, भारत भी एग्रेशन दिखा रहा है, लेकिन इससे आगे क्या कुछ हासिल होगा? इस एग्रेशन को अगर भारत भी दिखाएगा तो क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए तो मैं हल की बात कर रही हूं। परसेप्शन वाली बात को दरकिनार करके एक बार बोल देना चाहिए साफ कि भैया ये एलएसी है, इसके इधर अगर एक कदम भी रखोगे तो तुम्हारी हम टांगे काट देंगे। लेकिन हम नहीं करते। 1962 से लेके अभी तक तो उन्होंने चाइनीज ने नक्शे ही नहीं दिए अपने। उनके हिसाब से क्या एलएसी है हमें यही नहीं मालूम अभी तक। ठीक है विशंबर दयाल साहब, क्या ये इतना आसान है जितना कि जैनी साहब कह रहे हैं कि एक बार कह दीजिए कि साहब ये एलएसी है और बस इसको आपको रिस्पेक्ट करना होगा? क्योंकि चीन तो किसी की सुनता ही नहीं है। आप देख ही रहे हैं उसके हर अपने नेबरिंग देश के साथ विवाद चल रहे हैं, सिर्फ भारत ही नहीं है। लेकिन क्या भारत के लिए बड़ी चुनौती नहीं है कि एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन और दोनों के साथ संबंध सैन्य रूप से डिस्टर्ब्ड है? देखिए ये तो कभी से है, दो दुश्मन हमारे पिछले 60 साल से। और ऐसा नहीं है कि चाइना हमेशा ये भाषा बोलता रहा है। 30 साल चाइना कुछ नहीं बोला। 1962 से 1986-87 तक चाइना ने कुछ नहीं बोला। जो चाइना ने बोला हमारे जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और वो वापस हट गया। मतलब ये नहीं है, मतलब स्पष्ट जो भी जैनी साहब कह रहे हैं उसका भी एक स्पष्ट मतलब है कि आप दोहरा, जो उससे हम लोग दोहरी डीलिंग करते हैं, हम पॉलिटिकल लेवल पे कुछ और डीलिंग करते हैं। हम चाहते हैं हमारे रिलेशंस डिप्लोमेटिक चाहते हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएं। पॉलिटिकल लेवल पे भी हम उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो और सैनिक लेवल पे हमारा बॉर्डर, मतलब हमें दोहरा रवैया नहीं अपनाना है। के सिन्हा साहब बिल्कुल दिशा और दशा एकदम साफ अब चाइना को समझा देनी चाहिए, दोहरा रवैया नहीं चलेगा, यही जो कह रहे हैं दयाल साहब। सहमत हैं आप इससे या कुछ और इसमें आप अपना पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? देखिए 2020 के बाद पूरी परिस्थिति बदल गई है और हम उसी भाषा में समझा रहे हैं जिस भाषा में चाइना समझता है। आज के दिन में ये कभी नहीं हुआ, ये आप लेकर चलिए। सुनिए, देखिए
2020 में के पहले 2017 में भी हम गए थे, वहां में समझाने की चेष्टा की कि हम एक साथ हैं, हम एशिया का सेंचुरी है, हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे। हमने समझाने की चेष्टा की मद्रास के अंदर में भी, त्रिवेंद्रम में, मगर नहीं माना। 2020 में गलवान के बाद पूरी परिस्थिति बदल गई है। वो हमारी शहादत है जो कर्नल संजय उन्होंने समझाया, वो 20 आदमियों की शहादत ने हमें समझा दिया। कैलाश रेंज पे है आज के दिन में जो लद्दाख है, वो सही बोल रहे हैं कि उनकी दाल नहीं गलेगी, और दाल यहां भी नहीं गल रही। देखिए क्या करेगा शी जिनपिंग, 2012 से आए हैं, उन्होंने ये प्लान करके आया था कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे इमर्ज आउट होंगे। वो सब जगह फेल हो रहे हैं, भारत के साथ तो बुरी तरह फेल है वो। ये देखिए जो यांगसे में आप देख रही हैं कार्रवाई, ये कहा कि खदेड़ा, तो हम क्या बोलेंगे? आप हम चैनलों पे बैठ कर तो नहीं बोलेंगे ना कि हम जो जैनी साहब कह रहे हैं ना, ये परसेप्शन एंड ऑल, वो हमारी अब वही है जहां हम जमीन में है। और देखिए जैसे जब वो कह रहे हैं ना, इन जगहों को हम लोग जानते हैं, मैं भी एमजीजीएस ऑपरेशंस रहा हूं और देखा है ये वाला चीज जो ईस्टर्न थिएटर का है, और हमने किया है कंट्रोल। तो हम अब वो कर रहे हैं जो पहले नहीं किए। अब हम उनको देखिए, ये या तो वो गलवान में हुआ, उसके बाद कैलाश रेंज में हुआ, और अब आप अभी सुन रही हैं। ठीक है, पूरा इलाके में यही चल रहा है, सेंट्रल सेक्टर में भी यही चल रहा है। ठीक है, और ये चलेगा। यदि आप चाइना को कंट्रोल किए, क्यों हम नेबर तो बदल नहीं सकते ना। बिल्कुल हम सही कहें बात कि है। ठीक है तिब्बत हमारा नेबर है, हमारा चाइना, तो तिब्बत को हम लेने की चेष्टा करें, तिब्बत खड़ा करें। मगर आज के दिन में चाइना को, और ये इससे ज्यादा हमारे इंडो पैसिफिक के अंदर में है। देखिए जमूटी शमूटी सब उनका चल रहा है कार्रवाई। अगर ये बड़ा गेम है, बड़ी चीजें हैं, 21वीं सदी की चीजें हैं और सही चल रही हैं। ये नहीं, आज के दिन की परिस्थिति की बात करनी पड़ेगी, ना कि कल की या आने वाले। आज के दिन में जो किया है यांगसे में, वो है वो तरीका। ठीक है, आप उसको ऐसे करेंगे। हाँ, मतलब अब मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अब ये नहीं समझना होगा कि साहब चलिए आइए टेबल पर बैठिए, बातचीत कीजिए, आपको हम समझाते हैं, आप हमें समझाइए और संबंध मीठे तरीके से आगे बढ़ेंगे। नहीं बनाने संबंध, नहीं रखने हमें मीठे संबंध। आप अपने बॉर्डर में रहिए, हम अपने बॉर्डर में रहेंगे, और इसी रणनीति पर अब भारत को आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के द्वारका में स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक को लेकर उपराज्यपाल यानी एलजी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से बात की है। उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को इस घटना पर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। साथ ही इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। छात्रा पर आज सुबह स्कूल जाते वक्त यह हमला हुआ था। 2 बदमाशों ने छात्रा के चेहरे के ऊपर तेजाब फेंक दिया था। ये आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। मोटरसाइकिल पर ये दोनों युवक आए और छात्रा के ऊपर, जो कि स्कूल जा रही थी, एसिड फेंककर चले गए। 2020 में गलवान में मात खाने के बाद 9 दिसंबर 2022 को चीन को अरुणाचल के तवांग में भी मात खानी पड़ी। तवांग में जैसे ही चीन के सैनिकों ने हमला किया, भारतीय जवान उन पर टूट पड़े। वैसे भी चीन की दगाबाजियों को लेकर भारत पूरी तरह सतर्क है। हम आपको दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश के उसी तवांग से ग्राउंड रिपोर्ट, जहां से चीन को पिटकर लौटना पड़ा। एलएसी पर सिग्नल क्लियर, चीन के दिल में हिंद का फील। महफूज है हिंदुस्तान की सरहद, एलएसी पर बर्दाश्त नहीं बेजा हरकत। भारत ने जिस तवांग से चीन को भगाया, वहां एबीपी न्यूज ने कैमरा पहुंचाया। एलएसी से एबीपी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अमन के दुश्मन चीन को भारत ने एक बार फिर सबक सिखा दिया। तवांग में घुसपैठ करने वाले चीन को बता दिया कि हिंदुस्तान के शूरवीर ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस अरुणाचल में ये सब हुआ, वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है? अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको अरुणाचल पर आंख लगाए चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तैयारियों के बारे में बताएंगे। दुश्मन पर आग बरसाने वाले अजय अस्त्रों की तैनाती भी दिखाएंगे।
लेकिन उससे पहले आपको हिंदुस्तान के प्लान 190 के बारे में बताएंगे, उसकी हर बारीकी समझाएंगे, क्योंकि ये भारत का वो विजय मंत्र है जिसने चीन के दिल को खौफ से भर दिया है। हम आपको तवांग की कंप्लीट रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि चीन के खिलाफ इंडिया का प्लान 190 क्या है, इससे भारत को क्या फायदा होगा और चीन को इससे डर क्यों लग रहा है, ये जानने के लिए हमारी टीम पहुंची अरुणाचल प्रदेश के उस बुमला एक्सेस में जहां LAC की हिफाजत के लिए हर मौसम में डटे रहने वाले हिंदुस्तान के बहादुर जवान चीन को परास्त करने के लिए इंडिया के इसी प्लान 190 पर अमल कर रहे हैं। इस वक्त हम जो खड़े हुए हैं वो भारतीय सेना की इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेलिटी पर खड़े हुए हैं। दरअसल ये एक सबसे ऊंची वाली जगह है जहां से बुमला एक्सेस LAC अरुणाचल प्रदेश की है, उससे यहाँ पर सुरक्षा की जाती है और जो भी सैनिक यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर रिगरस ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है 190 मिनट की। उस 190 मिनट में 140 मिनट फिजिकल ट्रेनिंग है, 40 मिनट जो है वो उसमें जो फायरिंग वेपन की ट्रेनिंग है और 10 मिनट जो है उनकी मेडिटेशन की है। और उसमें क्या करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, टायर को उठाते हैं, टायर पर मारते हैं, हैमर से मारते हैं, लोहे से मारते हैं और लकड़ियों को जो यहाँ पे ये लट्ठर पड़े हुए हैं इनको काटते हैं। इनसे उससे क्या होता है, उनमें जो एग्रेसिवनेस है, आक्रामक रवैया जो है उनमें वो होता है वो सैनिकों में। और वो इसीलिए है क्योंकि भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना अब इस LAC पर अपना एग्रेसिव पोस्चर रखेगी और उसके लिए बेहद जरूरी है कि सैनिक भी एग्रेसिव मोड में हो, यानी कि आक्रामक जो पोस्चर में हो, आक्रामक उनकी पोजीशन हो और वो अगर दुश्मन का सामना करना पड़े तो उस पर टूट पड़े। इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेशन भारत के प्लान 190 का बेहद खास हिस्सा है। इसके तहत भारतीय सेना ने LAC की ऊंची चोटियों पर बंकर बनाए हैं। इन बंकर्स में इन्फेंट्री के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा इनमें मॉडर्न कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाया गया है। सर्विलांस रूम और आर्टिलरी कमांड सेंटर भी बंकर के अंदर ही है, जहां बाहर अलग अलग लोकेशंस पर कैमरों से लाइव फीड यानी वीडियो मिलते रहते हैं। उसके अलावा बाहर तैनात जवान दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। पहले गलवान और अब तवांग। LAC पर भारत के हाथों 2 बार मार खाकर चीन को भी समझ आ गया होगा कि हिंदुस्तान से टकराना और अपनी शामत बुलाना दोनों में ज्यादा फर्क नहीं। अरुणाचल में 1975 में भारतीय जवानों पर चीन की फायरिंग के बाद से दोनों देशों के बीच झड़प तो कई बार हुई, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। गलवान समेत 1-2 मौके पर चीन के फौजियों ने कीलों वाले डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया, लेकिन हर बार हिंदुस्तान भारी पड़ा। इसकी वजह है भारत की मजबूत इन्फेंट्री जो अपने अजेय अस्त्रों के साथ LAC के चप्पे चप्पे पर तैनात है। अरुणाचल से आई ABP न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में आपको इसका पक्का सबूत मिल जाएगा। इस वक्त हम जहां LAC के फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं वहां पर बोफोर्स तोप तैनात हैं। बोफोर्स तोप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये बोफोर्स तोप लगी हुई हैं, इस लोकेशन पर लगी हुई हैं। और इस तरह की जो बोफोर्स तोप हैं वो जगह जगह पर फॉरवर्ड लोकेशंस पर लगी हुई हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि चीनी सेना जो भी हरकतें करती है उसका माकूल जवाब भारतीय सेना दे सके, क्योंकि अभी तक जो चीनी सेना जो भारतीय सेना के साथ जो फेस ऑफ हुए हैं उसमें धक्का मुक्की या फिर जो लड़ाई होती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है दुश्मन के बंकर को नष्ट करने के लिए, दुश्मन की पोस्ट को नष्ट करने के लिए, तो ये बोफोर्स तोप तैनात की गई हैं। भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करने वाला चीन भारत के साथ 4 मौकों पर उलझ चुका है। ABP न्यूज की टीम ने LAC के फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचकर वहां की एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। अमेरिका से M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर जो ली है भारतीय सेना ने, उनको भी यहां पर खास तौर से तैनात किया गया है। इस बार अगर हम दिखाएंगे कैमरामैन वेद पांडे, तो ये है M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर जिसको तैनात किया गया है इस फॉरवर्ड लोकेशन पर LAC के। तो ये भारतीय सेना की तैयारियां हैं, यानी कि भारतीय सेना का जो आर्टिलरी है यानी कि तोपखाना है वो पूरी तरह से तैयार है दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। अब आपको सीधा अरुणाचल प्रदेश के उस तवांग में लिए चलते हैं जहां चीन ने एक बार फिर भारत से उलझने की जुर्रत की, लेकिन उसे हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खानी पड़ी।
चीनी सेना लगातार जो है यहाँ पर कोशिश करती रहती है घुसपैठ करने की, और लेकिन यहाँ पर जो तवांग ब्रिगेड यहाँ पर तैनात है, वो तवांग ब्रिगेड जिसकी जिम्मेदारी है इस पूरी एलएसी की सुरक्षा की। एलएसी पर हिंदुस्तान की इन्फेंट्री तो मुस्तैद है ही, चीन ने अगर हवाई हमले की साजिश रची तो भारतीय सेना ने उसकी काट भी तैयार रखी है। हिंदुस्तान की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने तवांग पहुंची एबीपी न्यूज की टीम ने उन हथियारों का भी एक्शन देखा जो चीन की आसमानी साजिश को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी पर जो चीन की तरफ से जो खतरा है वो खासतौर से ड्रोन्स का खतरा बहुत ज्यादा है, एरियल जो खतरा है। इसीलिए जो एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारतीय सेना ने अपनी ये एडी गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी तैनात कर रखी हैं। ये L-70 एडी गन है जो कि स्वीडिश यानी कि स्वीडन की बोफोर्स जो कंपनी है उसने बना के दी थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय से जो है ये काम कर रही थी, लेकिन अब इसको जो है जो भारतीय सेना है उसने इसको ट्वीक किया है, यानी कि इसको इसमें मॉडर्नाइज इसको बनाया गया है और इसीलिए अब इनको एलएसी पर तैनात किया गया है। भारत शांति की बात करता है, लेकिन लगता है कि चीन को ये जुबान समझ में नहीं आती, इसलिए भारत ने अपने एक से बढ़कर एक घातक हथियार एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे रिपोर्टर ने आपको जिस L-70 गन के बारे में बताया वो आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन है खूबियों का खजाना। हर मौसम में कारगर L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन 27 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये 1 मिनट में 240 से 300 राउंड तक फायर करती है और एक्शन के दौरान 360 डिग्री घूमकर निशाना लगा सकती है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम फायर कंट्रोल और वीडियो ट्रेसिंग सिस्टम से भी लैस है और दुश्मन की एयरक्राफ्ट को आसानी से टारगेट करती है। पहले इन्हें एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब चूंकि यूएवी और ड्रोन्स का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए उन्हें इसी के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया गया है। क्योंकि यूएवीज और ड्रोन्स का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए भारतीय सेना ने इनको खास तौर से यूएवीज के लिए जो है मार गिराने के लिए तैयार किया है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं इसमें एलआरएफ जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं वो सब इसमें लगाए गए हैं, ऑप्ट्रॉनिक पेडेस्टल इसमें लगाया गया है, सीसीडी कैमरास लगाए गए हैं। और जब हम यहाँ पहुंचे हैं एलएसी के बेहद करीब अरुणाचल प्रदेश में, तो भारतीय सेना ने दिखाया कि किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए कि इस गन से एक जो यूएवी है उसको मार गिराया जा सकता है। जो ये एडी गन है, L-70 गन है, इनको जगह जगह पर एलएसी पर तैनात किया गया है ताकि चीन की तरफ से, क्योंकि ये यूएवी के लिए तो मार गिरा सकता है, साथ ही हेलीकॉप्टर्स और जो एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं उनको भी मार गिरा सकता है। वायुसेना किसी भी युद्ध का रुख मोड़ सकती है, इसलिए चीन के खतरे से निपटने के लिए भारत के वायुवीर भी पूरी तरह तैयार है। सूत्रों का दावा है कि पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और झाबुआ सहित कई जगह सुखोई 30 लड़ाकू विमान तैनात हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में राफेल फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं, जो हर वक्त रेडी रहते हैं और पलक झपकते ही चीन के मंसूबों को मटियामेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी नौबत ना आए, इसके लिए भारत ने चीन पर नजर रखने का भी पुख्ता इंतजाम कर दिया है। यह है हिंदुस्तान के सुपर स्पाई हेरोन ड्रोन, जो असम के मिसामारी से उड़ान भरते हैं और एलएसी पर हर वक्त पैनी नजर बनाए रखते हैं। अपनी तवांग यात्रा के दौरान करीब साल भर पहले मिसामारी पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट देखिए। ये इजराइल से भारतीय सेना ने ये ड्रोन लिए थे, यूएवी लिए थे, और इनको अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई जो एलएसी है वहां पर तैनात किया गया है। ये तैनात इसीलिए किया गया है ताकि काफ़ी दूरी से आसमान पर जो चीनी सैनिक हैं उनकी घुसपैठ किस तरह की है, चीनी सेना की जो मूवमेंट किस तरह से है उस पर नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा जो चीनी सेना जो एलएसी पर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, या अपने जो सैन्य अड्डे तैयार कर रही है, उस पर भी नज़र रख सकती है। वक्त बदल गया है, लेकिन चीन की नीयत नहीं बदली। वो जमीन खोरी से बाज आने को तैयार नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी बता रही है कि अब अगर बीजिंग ने कोई भी बेजा हरकत की तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तिब्बत पर कब्जे के बाद ड्रैगन की नजर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, नेपाल और भूटान पर भी है, और ये कोई छिपा हुआ फैक्ट नहीं है। उसकी स्ट्रेटेजी पहले से जगजाहिर है और इसे बाकायदा 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत स्ट्रेटेजी कहा जाता है। दुनिया ये भी जानती है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के आने के बाद से चीन में काफी कुछ बदल गया है। विरोध करने वाली आवाज को दबा दिया जाता है। सवाल यह है कि जिनपिंग माओ के सपने को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और क्यों चीन का यह प्लान उसके विनाश का सबब बन सकता है। जवाब हमारी इस रिपोर्ट में मौजूद है, आप इस रिपोर्ट को देखिए।
चीन का कब्जाधारी अरमान, एक्टिव 5 फिंगर्स प्लान। माओ का सपना अधूरा, जिनपिंग करेंगे पूरा। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की सोच रखने वाला चालबाज चीन जब भी हिंदुस्तान की तरफ आंख तरेरता है तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। हिंदुस्तान की नीतियां और मजबूत सेना के सामने उसे नतमस्तक होना पड़ता है, लेकिन फिर भी ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। चीन की सोच हमेशा विस्तारवाद और कब्जाधारी रही है। वो अपने पड़ोसियों की जमीनों को हथियाना चाहता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देशों को जहां चीन कर्ज के जाल में फंसाता है, तो वहीं भारत पर जोर आजमाइश के लिए चीन ने अपनी सेना को मोर्चे पर लगाया हुआ है। लेकिन भारत के सामने उसकी पीएलए हर मोर्चे पर फेल है। ताकत के जोर से तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से ही चीन ने अपने 5 फिंगर्स प्लान को एक्टिव करके रखा है। इस प्लान के तहत चीन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल और लद्दाख को किसी भी कीमत पर कब्जाना चाहता है। गलवान के बाद तवांग में भी पीएलए की गुस्ताखी ने साबित कर दिया है और चीन के नापाक मंसूबे भी एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करने वाले माओ त्से-तुंग ने इन 5 इलाकों को अपने हाथ की 5 उंगलियों की तरह बताया था और साथ ही माओ तिब्बत को अपने हाथ की हथेली बताते थे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर चीन क्यों बार बार 5 फिंगर्स पर कब्जे का राग अलापता रहता है। साल 1940 के दशक में लाल क्रांति के बाद चीन में माओ सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। माओ का यह मानना था कि तिब्बत और उससे जुड़े इलाके चीनी साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं, इसलिए इन इलाकों को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। विवादित नीति में तिब्बत को 5 फिंगर पॉलिसी की हथेली बताया था और इसी हथेली पर 1959 से चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस नीति की आड़ में चीन 5 जगहों पर कब्जा कर हिमालय में एक छत्र राज कायम करना चाहता है। शायद इसीलिए चीन विस्तारवादी एजेंडे के तहत 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत स्ट्रैटेजी में पड़ोसी देशों पर कब्जा करने की साजिश पर खास फोकस करता है। जो रणनीति है चाइनीज की वो ये है कि ये सारी फिंगर्स पर कब्जा करना है, क्योंकि किसी जमाने में चीन के शासकों द्वारा इन इलाकों पर राज्य किया जाता था या उनका वर्चस्व इन इलाकों पर होता था, तो वो अपनी उसी प्रतिष्ठा को वापस कायम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इन 5 इलाकों पर उनका कब्जा हो जाए। यहाँ ये समझना जरूरी है कि चीन के 5 फिंगर वाले फार्मूला को तब बड़ा झटका लगा था जब सिक्किम का भारत में 1975 में विलय हो गया था। तब चीन ने इसका जमकर विरोध किया था, लेकिन उसकी एक नहीं चल पाई। चीन दूसरी उंगली अरुणाचल प्रदेश को बताता है। सन 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो चीन की फौजें काफी अंदर तक घुसाई थी, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। चीन की कब्जाधारी नीति में तीसरी उंगली नेपाल को बताया गया है। हालांकि हाल फिलहाल की घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि नेपाल चीन की गोद में जा बैठा है। चौथी उंगली भूटान पर भी चीन कब्जे की मंशा पाले हुए है, तो वहीं 5वीं उंगली जिस पर चीन की सबसे ज्यादा निगाह रहती है वो है लद्दाख। लेकिन चीन कितनी भी साजिशें रचे, कितनी भी कोशिश करे, उसका ये सपना अधूरा है और अधूरा ही रहने वाला है। भारत के साथ लगातार बढ़ते सीमा विवाद के बाद से चीन की मंशा एकदम साफ है। उसकी हर नीति पड़ोसी देशों के साथ डिस्प्यूट बढ़ाने को लेकर बनाई जाती है। उसकी हर चाल कब्जे की सोच के इर्द गिर्द ही घूमती है और वो हर बार मुंह की खाता है, मगर फिर नई चालबाजियों में जुट जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और इस समय मातृभूमि में एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। आज थोक महंगाई दर के आंकड़े आए हैं। खुदरा के बाद थोक महंगाई दर भी घटकर 6% के नीचे आ गई है। नवंबर में थोक मुद्रास्फीति घटकर 5.85% रही है। अक्टूबर में ये दर 8.39% थी। नवंबर में थोक महंगाई दर 21 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। तो महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी राहत। तो फिलहाल भारत की माफ कीजिए, मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। शाम 7 बजे भारत की बात में आपसे फिर होगी मुलाकात। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।